दोस्तों ये कहानी है दो ऐसी लड़कियों की जिनके साथ कुछ लड़के बार बार जबरदस्ती करते हैं, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने हार नहीं मानी और उन सब लड़कों से एक एक करके अपना बदला लिया। चलिए जानते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों कैटी और नैन्सी को देखते हैं जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी और अब वो स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थी। वो दोनों आपस में बात करती है कि इस बहाने वो न्यूयॉर्क भी घूम लेंगी और वहाँ खूब सारी शॉपिंग भी कर लेगी। अगली सुबह उन दोनों को लेने उनके अंकल जैसन आते हैं जो की एक FBI एजेंट थे। जब वो दोनों जैसन के घर जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात जैसन की गर्लफ्रेंड से होती है जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब नए शहर में आने के बाद कैटी और नैन्सी अपना नाम भी नया रखने का सोचती हैं। जहाँ कैटी अपना नाम हैदर तो वहीं नैन्सी अपना नाम रैपली रखती है। अगले दिन जैसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है क्योंकि कैटी और नैन्सी को स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था, जहाँ पर जैसन इन दोनों के साथ ही न्यूयॉर्क जाने वाली बस का वेट करने लगता है। कैटी जैसन को ये कहते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है कि अब वो यहाँ से चली जाएंगी और फार्म पहुँचकर उन्हें मैसेज कर देगी, जिस पर जैसन उन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे कि वो समझ सके कि वो लोग सेफ हैं। कैटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी, लेकिन जैसन कहता है कि तुम्हें हर बार अलग अल्फाबेट वर्ड का यूज करना है ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को ना समझ सके। यहाँ पर रोड से गुजर रहे दो लड़के कैटी और नैन्सी को देखते हैं। जैसन के यहाँ से जाने के बाद कैटी और नैन्सी एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाते हैं, जहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं जो उन्हें कुछ देर पहले देख कर गए थे। इनका नाम जेड और ल्यूकस था। वो दोनों कैटी और नैन्सी से बातचीत करने लगते हैं। यहाँ पर कैटी और नैन्सी उनको अपना नाम हैदर और रैपली बताती है। कैटी उन्हें बताती है कि हम न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में स्टडी के लिए जा रही हैं, जिस पर जेड उन्हें कहता है कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, हम तुम्हें फार्म तक छोड़ देंगे। लेकिन कैटी उन्हें उनके साथ जाने से मना कर देती है और जब जेड और ल्यूकस वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तो नैन्सी कैटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और वो दोनों उनके साथ चली जाती है। यहाँ से वो दोनों कैटी और नैन्सी को फार्म न ले जाकर अपने घर ले जाते हैं जो कि एक जंगल के एकदम पास था। ये देखकर कैटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाती है और उन्हें तुरंत फार्म जाने के लिए कहती है। तभी घर से जेड और ल्यूकस की मॉम आती है जो उन्हें बड़े ही प्यार से चाय पीने के लिए कहती है और उन्हें बताती है कि इसके बाद जेड और ल्यूकस तुम्हें फार्म छोड़ देंगे। अब जब वो दोनों चाय पी रही थी तभी कैटी के पास उनके अंकल जेसन का मैसेज आता है, जिस पर कैटी उन्हें कोड वर्ड एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जेसन समझता है कि वो दोनों सेफली फार्म पहुंच चुकी हैं। वहीं इधर ल्यूकस की मॉम उनको कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही कैटी और नैन्सी को नशा चढ़ने लगता है क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था, जिससे वो दोनों समझ जाती है कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद जेड और ल्यूकस उन्हें उठाकर वापस अपने घर में ले जाते हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों खुद को जंगल में पाती हैं। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी वहाँ जेड आता है और उन्हें बताता है कि तुम जंगल की ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ बोरिस नाम का एक आदमी आता है जो कैटी को उसका फोन दिखाता हुआ उससे कहता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है, जिसे तुमने पिछली बार मैसेज में उसको एप्पल लिखकर भेजा था। वो उन दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जहाँ कैटी उन्हें बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि वो लोग ठीक हैं। इसके बाद बोरिस जैसन को रिप्लाई करता हुआ लिखता है कि सब कुछ ठीक है, हम फन कर रहे हैं, और कोड वर्ड के लिए वो एप्पल भी लिखता है। इसके बाद वो लोग कैटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं कि तभी वहाँ एक शेरिफ नाम का पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर कैटी और नैन्सी उनसे मदद मांगने लगती है, लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी जेड और ल्यूकस के साथ मिला हुआ है। ये देखकर वो दोनों ज्यादा डर जाती हैं। यहाँ कैटी और नैन्सी उनको समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वो लोग उनकी एक नहीं सुनते। वो पुलिस वाला वाइग्रा की गोली खाता है और अपने लिए कैटी को चूज करता है। इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को कैटी के कंटेनर से बाहर आते देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उसने कैटी के साथ जबरदस्ती किया है। वहीं दूसरी ओर हम जैसन को देखते हैं, जिसको कैटी और नैन्सी की बहुत चिंता हो रही है क्योंकि कैटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया था। वहीं उधर वो लोग कैटी के कंटेनर में एक सन की नशेड़ी आदमी को भेजते हैं जो उसके पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है, जिससे कैटी जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद वो कैटी के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर ये सभी लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। ये लोग कैटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। वहीं जैसन कैटी और नैन्सी के बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पर कॉल करते हैं, तो उन्हें वहाँ से पता चलता है कि वो दोनों तो एक बार भी यहाँ नहीं आई हैं। यहाँ पर जैसन समझता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए वो तुरंत उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं कैटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था क्योंकि अब जो अगला कस्टमर था उसके आने से पहले जेड और ल्यूकस उन दोनों के मुंह पर मास्क पहना देते हैं और वो कस्टमर भी एक पिग वाला मास्क पहन लेता है। इसके बाद जेड और ल्यूकस उस कस्टमर को कैटी और नैन्सी के चेहरे से मास्क उतारकर उस कस्टमर को उनके चेहरे दिखाता है। कैटी और नैन्सी उस पिग मास्क वाले आदमी को देखकर और भी ज्यादा डर गई थी। यहाँ पर वो बंदा नैन्सी को चूज करता है और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके जाने के बाद जब कैटी नैन्सी के पास जाती है तो वो देखती है कि नैन्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वहीं दूसरी साइड जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है
है और वहाँ पर उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। जैसन उसे कैटी और नैन्सी के किडनैप के बारे में बताता हुआ कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर जेसन से पूछता है कि आपको कैसे पता कि वो दोनों किडनैप हुई हैं, जिस पर जेसन उससे कहता है कि उसने अपनी भतीजी कैटी को एक कोड वर्ड एक बार ही इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन कैटी ने एक ही कोड वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया है। वहीं जंगल में बोरिस को ये सारी खबर उस पुलिस ऑफिसर ने दे दी थी कि कैटी के अंकल एक FBI एजेंट हैं और कैटी ने हम लोगों को उस कोड वर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। बोरिस जेड को कैटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उससे बात करता है कि इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो जेड को कहता है कि हमें शहर से आने वाली नई लड़कियों को भी पकड़ना है। कैटी अपने कंटेनर के पास खड़ी होकर चुपके से उनकी ये सब बातें सुन रही थी। इसके बाद बोरिस कैटी के कंटेनर में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी ओर जेसन भी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर कैटी और नैन्सी को वो दोनों लड़के मिले थे। जेसन वहीं काम कर रहे एक आदमी से कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है, जहां वो आदमी उसे बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है कि वो लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहाँ जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ लाते हैं जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। वो उस नशेड़ी आदमी को कहते हैं कि हम दोनों जल्दी ही वापस आते हैं, तब तक तुम इन दोनों पर नजर रखना कि कहीं ये यहाँ से भाग न जाएं। उनके वहाँ से जाते ही कैटी उस नशेड़ी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। अब जैसे ही कैटी उस नशेड़ी के करीब जाती है तो कैटी उसके गले पर जोर से काट लेती है, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और वहीं पर उस नशेड़ी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहाँ पर छुप जाती हैं और जब वो पुलिस वाला वहाँ पहुँचता है तो वो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। यहाँ से वो दोनों एक मॉल में जाकर बहुत सारा अजीब सा सामान खरीदती है, जैसे हथौड़े, बहुत सारी कीलें, टेनिस बॉल और बहुत खतरनाक हथियार। इसके बाद वो मॉल के कैशियर के पास जाकर उससे बोरिस के घर का एड्रेस पूछती हैं, जिस पर वो उन्हें बोरिस के घर का एड्रेस बता देता है। वहीं जैसन बोरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है और वहाँ पर उसे बोरिस के घर का पता मिल जाता है। यहाँ बोरिस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ कैटी और नैन्सी आती हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीलें लगाकर उसके मुंह पर मारती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को टेबल से बंधा पाता है। बोरिस उन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसों का लालच देता है, लेकिन कैटी और नैन्सी को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। यहाँ उनके अंकल जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुँच गए थे। वहीं घर के अंदर कैटी और नैन्सी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती हैं, जिस पर बोरिस उन्हें उसका एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो दोनों उसके पिछवाड़े में कीलों से भरा हुआ एक बेसबॉल घुसा देती हैं। बोरिस के चिल्लाने की आवाज सुनकर जेसन जल्दी से घर के अंदर जाता है, जहाँ पर जेसन को बोरिस मरा हुआ दिखता है। तभी उसे घर के पीछे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जब तक वो बाहर जाता है तब तक कैटी और नैन्सी गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। जेसन जल्दी से वापस पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिसमैन से दोबारा कैटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है। तभी जेसन कैटी को कॉल लगाता है तो उसे पता लगता है कि कैटी का फोन उस पुलिसमैन के पास ही है। अब इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाता, पुलिसमैन उसके पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर है। इसके बाद नैन्सी एक बेसबॉल बैट लेकर वहां उसके पास पहुंचती है तो वो नैन्सी को एकदम से पहचान लेता है और तभी कैटी पीछे से उस पर बेसबॉल से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। वो दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन में लेकर आती हैं और वहाँ एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा ही जलाकर मार डालती हैं। वहीं जैसन को उस पुलिस वाले ने कैद कर रखा था। कुछ देर बाद वो दो नई लड़कियों को किडनैप करके वहाँ लाता है और जब वो उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी पीछे चुपके से कैटी और नैन्सी वहाँ आकर बेसबॉल से उसके सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती हैं। जब उसे होश आता है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगता है। तभी कैटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराती है और वो दोनों बारी बारी से उस पर गन से शूट करने लगती है, लेकिन वो सभी शूट में बच जाता है, जिससे वो थोड़ा मुस्कुराता है। लेकिन अगले ही सेकंड में कैटी उसे फाइनल शूट करके जान से मार देती है। इसके बाद कैटी और नैन्सी वहाँ मौजूद दोनों लड़कियों को पूरी तरह से फ्री करके उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली जाती हैं। वो लड़कियां जेसन की रस्सी खोलकर उसे बताती हैं कि उन लड़कियों ने हमें ऐसा करने को कहा। यहाँ पर जेसन को पूरी बात समझ आ जाती है कि वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैन्सी ही हैं। वहीं हम जेड और ल्यूकस की मॉम को देखते हैं जो इस समय ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे अजीब सा नशा होने लगता है, जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ कैटी और नैन्सी ने उसको बेसमेंट में कुर्सी से बांध रखा होता है। उन दोनों ने जेड को भी उसके बिल्कुल सामने वहीं पर बांध रखा था। यहाँ पर कैटी और नैन्सी जेड को उसकी मॉम की आंखों के सामने ही बेसबॉल मारकर नीचे गिरा देती हैं और फिर दोनों बेसबॉल बैट से मारते हुए उसे जान से मार देती हैं, जिससे उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो उसकी मॉम को ल्यूकस के पास लेकर जाती है, जहाँ वो ल्यूकस के हाथ में बेसबॉल बैट देकर उसकी ही मॉम को उसे मारने के लिए कहती है और उसे धमकाती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे।
लेकिन लूकस ऐसा नहीं कर पाता, जिससे नैन्सी उसे गन से शूट करके मार डालती है। इसके बाद वो उसी गन को साफ करके लूकस के हाथ में पकड़ा देती है, जिससे कि पुलिस को लगे कि वो लोग आपस में ही लड़कर मर गए हैं। इसके बाद उनकी मॉम कैटी और नैन्सी को कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर कैटी और नैन्सी बहुत हंसती है और फिर कैटी एक कटिंग मशीन से उसका धड़ उसकी बॉडी से अलग कर देती है। कुछ दिनों बाद जैसन कैटी और नैन्सी के घर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैटी और नैन्सी दोबारा से न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में अपने अंकल जैसन के साथ जा रही थी और फाइनली वो न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में पहुँच जाती है।